नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करेंगे परिवर्तन राजयोग का। परिवर्तन राजयोग दोस्तों बेसिकली एक ऐसा राजयोग है जो जिसका ज्योतिष यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमारे बहुत ही महत्व है, बहुत ही पावरफुल माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है इस योग को। इसमें होता क्या है कि दो प्लैनेट्स आपस में अपने हाउसेस, अपने राशि को बदलते हैं बेसिकली। तो इसी के बारे में आज मैं डिटेल में बात करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट नहीं किया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल पोस्ट आपको वहाँ पे मिलेगी। साथ ही साथ आपके जीवन के जो और भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैरिज, रिलेशनशिप, राहु को चार्ट में कैसे देखें, जेमस्टोन कौन सा पहने, पंच महापुरुष योग, विपरीत राजयोग, नीच भंग राजयोग, ऐसे सारे इंपॉर्टेंट विषय जो हैं, यानी वेल्थ को चार्ट में कैसे देखना है, प्रॉपर्टी को चार्ट में कैसे देखना है, महादशा का इंपॉर्टेंस क्या है, इन सब विषयों से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब के चैनल पर मिल जाएगी। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, उसे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आई नोटिफिकेशन में भी कुछ वीडियोज़ हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों टॉपिक पे बात करते हैं। बात हो रही है दोस्तों परिवर्तन राजयोग के बारे में। परिवर्तन राजयोग बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि केंद्र त्रिकोण के बीच में जब कोई प्लैनेट आपस में राशि परिवर्तन कर ले तो ये एक बहुत ही शुभ माना जाता है और कई तरह के परिवर्तन योग होते हैं। आज उसके बारे में हम बात करेंगे। आपकी सुविधा के लिए दोस्तों मैंने लग्न कुंडली देखी, धनु लग्न की ये कुंडली है जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है। वो इस कुंडली का पहला घर होता है, आपको पता होना चाहिए, बेसिक एस्ट्रोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। तो जहाँ पे 9 नंबर लिखा है दोस्तों वो इस कुंडली का पहला भाव है। आपके यहाँ पे 10 नंबर हो सकता है, 1 से लेके 12 के बीच में कोई भी नंबर लिखा हुआ सकता है, आपकी वो लग्न कुंडली हो जाएगी। यहाँ पे ये धनु लग्न की लग्न कुंडली, क्योंकि यहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है पहले घर में, तो पहला घर जो है यहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है और धनु लग्न की कुंडली है। तो इसमें परिवर्तन राजयोग को मैं आपको समझाऊंगा कैसे इसको आपको समझना है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे मान लीजिए जहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है वहाँ के मालिक हुए शनि देवता, यानी कि धनु लग्न में दूसरा घर, यानी कि जो दूसरा घर वेल्थ, परिवार, आपके मुख, आपके भोजन, आपके फैमिली, इन सब चीज़ों का होता है मूलतः मेजर जो ब्रॉड व्यू में अगर हम देखें तो सेकंड हाउस ये सारी चीज़ों को दर्शाता है जिसके मालिक शनि देवता है। अब बात करते हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, ये वो इस कुंडली का जो है 11वां घर है, यानी 11th हाउस है। जहाँ पे 7 नंबर लिखा है वहाँ पे तुला राशि हुई जिसके स्वामी शुक्र हैं। तुला राशि के स्वामी आपको पता होगा शुक्र हैं। मान लीजिए जो जहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है शुक्र देवता दूसरे घर में बैठे हों आपकी कुंडली में, यानी कि जहाँ पे 10 नंबर लिखा है वहाँ पे बैठे हों, और शनि देवता जो कि दूसरे के मालिक हैं वो बैठे हों आपके 11वें घर में जहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपस में, यानी कि शुक्र ने और शनि ने आपस में अपने हाउसेस को, अपनी राशि को एक्सचेंज कर दिया। राशि परिवर्तन और हाउस एक तरह से बोलते हैं ना, हाउस परिवर्तन हुआ, यानी कि परिवर्तन राजयोग हुआ, यानी कि दूसरे और 11वें घरों के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ लॉर्ड इसे कहते हैं, म्यूचुअली एक्सचेंज, यानी कि शनि जो है शुक्र के घर में आ गया 11वें घर में, और शुक्र जो है दूसरे घर में चला गया शनि के घर में। तो ये जो योग है एक बहुत पावरफुल योग है फॉर वेल्थ, फॉर पैसे के लिए, फैमिली वेल्थ के लिए, और जीवन में इनकम के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इनकम, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, ऐसा इंसान अपने जीवन में अत्यधिक धन कमाने वाला इंसान बनता है जिसके कुंडली में ऐसा योग हो। यहाँ पे मैं याद रखिए अकेले बता रहा हूँ, यहाँ पे राहु, केतु या फिर और भी प्लैनेट कंजंक्शन हैं तो रिजल्ट्स जो है दोस्तों बदलते हैं, लेकिन स्टिल ये योग है तो पैसे की निश्चितता हो जाती है कि पैसा जरूर आएगा। और एक चीज ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब केंद्र त्रिकोण में कहता हूं, अब पहले इसको आप ध्यान से देखिए जो मैं समझाने जा रहा हूं, अब थोड़ा सा मैं डिटेल डीप में लेके जाऊंगा आपको। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 12 घर होते हैं कुंडली में। 12 घर में जो डिवीजन होता है वो जो होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि जहाँ पे 9 नंबर लिखा है वो आपका धर्म त्रिकोण होगा, आपका धर्म त्रिकोण भी कहलाता है, केंद्र भी है, तो वो आपका धर्म हुआ। दूसरा जो हुआ उसे कहा जाता है अर्थ यानी पैसा होता है। तीसरा जो होता है काम यानी आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, तीसरा घर। चौथा घर जैसे कि जहाँ पे आप देख सकते हैं 12 नंबर लिखा हुआ है वो हो गया आपका मोक्ष। इस तरह से अगेन पांचवा घर जो है वो धर्म होता है,
फिर वही आपका अर्थ आएगा, फिर 7वां काम होगा, फिर 8वां मोक्ष होगा। इस तरह से ये तीनों आप ये 3 बार आप देखेंगे तो कुंडली में, तो धर्म के 3 भाव होते हैं, पहला भाव, 5वां भाव, 9वां भाव। अर्थ के 3 भाव होते हैं, दूसरा भाव, 6वां भाव और 10वां भाव, ये अर्थ के भाव हैं। काम के भी 3 भाव होते हैं, यानी कि तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव। तो ये जब भी ये हाउस एक्सचेंज अर्थ और काम के बीच में जब होगा, ये अर्थ और काम में क्यों समझा रहा हूँ, बेसिकली ये जब ज्यादा होगा तो ऐसा इंसान के पास भोग भी बहुत ज्यादा मात्रा में होगी, उसके जीवन में उसको भोग भी बहुत ज्यादा, यानी कि काम यानी कि आपका भोग विलास से जुड़ा हुआ चीज, यानी कि भोग विलास से लिप्त भी रहेगा और उसे मिले, आसानी से मिलेंगे भी। यानी कि अर्थ त्रिकोण और जो आर्था हाउस और कामा हाउस के बीच में अगर इंटर एक्सचेंज हो जाए, मान लीजिए 10वें घर और 11वें घर के बीच में इंटर एक्सचेंज हो जाए, यानी कि 10वें घर का स्वामी जो, यानी कि जैसे कि बुध है 10वें घर का स्वामी, आप देख सकते हैं बुध है, यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है। मान लीजिए बुध आपके 11वें घर में चला जाए जहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, और शुक्र जो है वो आपके 10वें घर में आ जाए जहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, तो ये भी एक परिवर्तन राजयोग बनेगा, जो कि बहुत ही पावरफुल योग बनेगा, क्योंकि ये जो बन रहा है ये अर्थ और काम, इन दोनों के अर्थ और काम त्रिकोण के बीच में ये बन रहा है। यानी कि केंद्र जो है ये 10वां घर, जैसे मैंने बताया ये अर्थ का होता है, अर्थ के मैंने जो भाव बताया दूसरे, 6वें और 10वें को बताया, तो 10वां अर्थ का भाव है और 11वां जो है काम का भाव है। काम का भाव जैसे मैंने बताया तीसरा, 7वां और 11वां, तो जो काम का भाव है और अर्थ के भाव के बीच में जो एक्सचेंज हुआ, तो ऐसे इंसान के पास विलासिता भी ज्यादा होगी। लेकिन एक चीज इनके पास जो नहीं होगी मैं आपको बता दूं, इनके पास शांति नहीं होगी। इनकी मैं कहूँगा भूख जो होती है वो अत्यधिक जीवन में बढ़ती जाएगी और बोलते हैं ना चरम सीमा पे रहेगी, लेकिन ये जल्दी अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस नहीं करेंगे। और एक जो एक्सचेंज मैं बताऊंगा, जैसे कि मान लीजिए लग्न की, अब मैं बात करने जा रहा हूं, इसे भी ध्यान से समझिएगा। धर्म त्रिकोण और धर्म त्रिकोण के बीच में जब ये होता है तो सबसे अच्छा इसे माना जाता है, मैं आपको बता दूं। मान लीजिए आपका जो लग्न है जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है, उसके स्वामी गुरु हुए, गुरु आपके बैठ गए आपके 9वें भाव में जहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, और सूर्य जो है जो कि 9वें भाव के स्वामी, वो बैठ गए आपके लग्न में जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है। तो ये क्या हुआ, एक तरह से समझा जाए तो भाग्य का मालिक उठ के लग्न में चला गया और लग्नेश आपके आगे भाग्य भाव में। सेम इसी तरह मान लीजिए जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, वो वहाँ के स्वामी हुए मंगल देवता, मंगल देवता आ गए लग्न में और गुरु आके बैठ गए 5म भाव में। तो ये जो बृहस्पति और मंगल के बीच में राशि परिवर्तन हो गया, यानी कि जो बृहस्पति देवता है उनकी राशि जो है धनु है, वो आके बैठ गए मंगल की राशि में जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, और मंगल जिनकी राशि 5म भाव 1 नंबर मेष राशि, वो जाके बैठ गए धनु राशि में जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है जो कि गुरु की राशि, यानी गुरु की राशि में मंगल बैठ गए, मंगल की राशि में गुरु बैठ गए। तो इंटर एक्सचेंज कर लिया उन्होंने अपने साइन को। और ये जो है धर्म त्रिकोण, यानी कि पंचम, जैसे मैंने कहा पहला, 5वां और 9वां धर्म त्रिकोण है, इनके बीच में जब एक्सचेंज होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा मैं कहूँगा शुभ होता है। इसमें कारण में शुभता क्यों ज्यादा होती है, ऐसे इंसान के पास जीवन में हर प्रकार का सुख तो होता ही है, साथ ही साथ शांति भी होती है मैं कहूँ। यानी कि वो ऐसा इंसान आपको स्टेबल मिलेगा, उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी होगी, वो मतलब भागता पड़ता नहीं दिखेगा आपको, मतलब इतना पागल नहीं रहेगा कि मुझे सब पाके ही जाना है इसी जीवन में, इतना पागल नहीं, लेकिन उसके इतना वो उसके मेहनत और उसके हर एक भाग्य उसको इतना हमेशा साथ देगा कि कोई चीज मतलब जो उसे मिलनी चाहिए वो उसे मिलेगी, जिसके लिए वो कोशिश प्रयत्न कर रहा है वो उसके जीवन में उसे मिलता है आसानी से। और धन भी बनाता है, पैसे भी अच्छे होते हैं उसके पास, और अपनी सुख सुविधा के सारे साधन भी होते हैं, लेकिन उसके अंदर अशांति उसके मन में नहीं होगी। उसके मन की जो अशांति है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि 5वां 9वां, पहला 5वां 9वां ये धर्म त्रिकोण है, और आपको पता होगा 5म और 9म को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और जब इनके बीच में यानी कि लग्न और 9वें के बीच में, लग्न या 5म के बीच में जब राशि परिवर्तन होता है 2 प्लैनेट्स के बीच में, ये बहुत ही शुभ होता है। ये सबसे ज्यादा शुभ इसलिए कहता हूँ क्योंकि इंसान को इसमें बोलते हैं ना मानसिक शांति, यानी कि उसका मन भी शांत रहता है, स्टेबल रहता है उसका लाइफ, और साथ ही साथ पैसे हर एक चीज उसके पास अच्छी मात्रा में होती मैं कहूँगा। अब बात करते हैं दोस्तों 6, 8, 12 की। 6, 8, 12 आप समझ सकते हैं, 6, 8, 12 त्रिक स्थान होते हैं, जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ 8वां भाव है, जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ 12वां भाव है, जहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ वो आपका 6वां भाव है। 2
जहाँ पे 2 नंबर, छठवां जहाँ पे 4 नंबर, आठवां जहाँ पे 8 नंबर, वो 12वां। ये त्रिक स्थान, ये 3 जो है त्रिक स्थान, दूस्थाना हाउस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनसे कुछ ऐसे मुद्दे जुड़े हुए थे जीवन के, जो कि हम जिन्हें ज़्यादा नहीं चाहते कि हमारे जीवन में वो मोड़ आए, इसलिए हम उसे गलत मानते। जैसे कि मैंने कहा, जो कोई भी भाव गलत या अच्छा नहीं होता, क्योंकि जीवन जो होता है, जीवन का आपको मज़ा इसीलिए आ रहा है जीवन जीने का, क्योंकि कभी बोलते हैं ना, कभी ऊंच कभी खाल, जो जीवन इस तरह से लेके जाती है, जीवन का मजा उसी में है। क्योंकि जब आप एकदम शून्य हो जाओगे, तब तो कहते हैं ना कि तब तो आप लिबरेट हो जाओगे, और ऑटोमेटिक आप लिफ्टेड हो जाओगे, आपको इस जगत की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब तक इंसान लिफ्टेड नहीं है, तो आप इस इंसान अपनी दुनिया में किस तरह से दौड़ता रहता है, उसके लिए तो ये 6, 8, 12 भाव उसको झेलने पड़ते हैं। जब भी दोस्तों छठवें, ये इसका मैं कहूँगा इफेक्ट उतना अच्छा नहीं होता, बट स्टिल ये भी काफ़ी हद तक काफ़ी बेटर वर्क करता है। छठवें और मान लीजिए 9वें, छठवें भाव यानी कि मान लीजिए शुक्र देवता जो हैं, वो जो कि 11वें के स्वामी भी हैं, आप समझ लीजिए, ये छठवें के देवता चले गए 9वें में, ठीक है, जहाँ पे 5 नंबर लिखा है वो आपका 9th हाउस है, और सूर्य चलेगा छठवें में। यानी कि यहाँ पे देखिए, कहीं ना कहीं आप समझोगे, अगर ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, तो भाग्य भाव के स्वामी छठवें में चलेगा, और छठवें का स्वामी और 11वें का भी जो स्वामी है वो आ गया आपके भाग्य भाव में। तो ये भी बहुत अच्छा सहयोग बनाता है आपके जीवन में, यानी कि जो भी स्ट्रगल, आपके जो जीवन में स्ट्रगल करोगे, आपके स्ट्रगल साकार होंगे, मैं कहूँगा। यानी कि आपके स्ट्रगल में आपका भाग्य बहुत अच्छा साथ देगा, और जो चाहोगे जीवन, जिस चीज़ के लिए स्ट्रगल करोगे, वो चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये इस तरह से आपको परिवर्तन राजयोग को देखना है। ये आपके अष्टम के स्वामी के साथ भी हो सकता है। मान लीजिए चंद्रमा जो है आपके दूसरे भाव में चले गए, जो कि शनि की राशि है, और शनि आप चंद्रमा की राशि में आ गया 8वें नंबर पे, 8वें भाव में, जहाँ पे 4 नंबर लिखा आपका 8वां भाव है, जैसे मैंने बताया। तो 8वें भाव में शनि आ गए और चंद्रमा चले गए दूसरे घर में। अब यहाँ पे आप एक चीज समझने की कोशिश करिए, ये आप देखोगे तो शनि की दृष्टि भी रहेगी चंद्रमा पे, ठीक है, यहाँ पे शनि की दृष्टि भी चंद्रमा पे आ गई, और अष्टमेश होके वो 2nd हाउस में बैठ गए, और दूसरे भाव यानी कि जो फैमिली वेल्थ की जो बात मैं कर रहा हूँ, शनि आके 8वें भाव में, और 8वें भाव का एस्पेक्ट भी शनि दे रहे हैं चंद्रमा को। तो ये भी योग बनता है, लेकिन इसमें मैं कहूँगा कोई खास रिजल्ट आपको नहीं देखने मिलेगा, ये बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं होगा, बिकॉज इसमें क्या है, एक तो शनि और चंद्रमा दोनों आपस में बहुत ही एंटी एनर्जी है। एंटी यानी कि एकदम एक दूसरे से अलग एनर्जी है। पहले एनर्जी की बात समझ लें, वो अलग है। दूसरा एक त्रिक स्थान है, और दूसरा जो है, जैसे मैंने कहा, दूसरा भाव, 5वां भाव, 7वां बहुत सेंसिटिव भाव होते हैं, और उस पर किसी भी नेचुरल मैलेफिक की दृष्टि होना, तो कहीं ना कहीं वो उतना अच्छा नहीं माना जाता। ठीक इसी तरह अगर आप समझोगे, चंद्र और मंगल के बीच में जब एक होता है, कहने का मतलब मंगल आ जाए, मंगल आ जाए यानी कि पंचम भाव का स्वामी, समझने के लिए, जहाँ पे 1 नंबर लिखा है उसके मालिक मंगल हुए, और 12 जहाँ पे 8 नंबर लिखा है उसके मालिक भी मंगल है, ठीक है। तो 12वें का स्वामी 8वें में आ गया, यानी कि चंद्रमा के साइन में आ गया, यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ, और चंद्रमा चले गए मान लो पंचम भाव में, जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे कहूँगा ये कुछ हद तक ठीक काम करेगा, लेकिन जैसे ही चंद्रमा चले जाएंगे 12वें भाव में, तो ये नीच के हो जाएंगे, चंद्रमा भी नीच के हो जाएंगे, और मंगल भी नीच के हो रहे हैं 8वें भाव में। तो ये भी मैं कहूँगा उतना बेहतर काम नहीं करेगा, और ये एक तरह से मैं कहूँ, ये जो कंडीशन बन जाती है, यहाँ पे विपरीत राजयोग की कंडीशन ज़्यादा बनती है, यानी कि विपरीत राजयोग इससे ज़्यादा कहा जा सकता है, क्योंकि विपरीत राजयोग की कंडीशन ही यही है कि 6ठे का स्वामी 8वें में चला जाए, 8वें का स्वामी 12वें में चला जाए, और पीड़ित हो तो और भी अच्छा माना जाता है। तो इसी तरह, तो विपरीत राजयोग के बारे में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस दिए हुए, आप चाहे तो मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। विपरीत राजयोग एस्ट्रो बिलीफ अगर आप डालेंगे तो इजीली वो आपको मिल जाएगा। तो उसकी परिभाषा अलग हो गई, तो उसको इसमें मत जोड़िएगा। परिवर्तन राजयोग मेजरली बहुत अच्छा काम करता है जब दूसरे और 11वें भाव के बीच में हो, 10वें और 11वें भाव के बीच में हो, 9वें और लग्न के बीच में हो, पंचम और लग्न के बीच में हो, या पंचम और नवम के बीच में, यानी कि जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है मंगल आ जाए सूर्य की राशि में 9वें भाव में, जहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, और 9वें भाव का स्वामी सूर्य जहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, वो उठ के चले जाए मंगल की राशि में जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, भाग्य का स्वामी उच्च का होके पंचम स्थान में बैठ गया, और पंचम स्थान का स्वामी मंगल भाग्य भाव में आके बैठ गया, जो कि अग्नि तत्व राशि है, और मंगल अग्नि तत्व राशि में काफी अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो दोनों भी प्लैनेट अपने अपने स्थान पे काफी सुखी होंगे, और दोनों के बीच में जो एक मैंने कहा राशि परिवर्तन और हाउस परिवर्तन जो है बहुत अच्छा, यानी कि
मैं कहूँगा दूर की यात्राएं, वेल्थ, पिछले जन्मों के पुण्य कर, बहुत ही शुभ योग बनेगा ये इनके जीवन में। भाग्य ही इनको इतना साथ देगा कि जीवन में बड़े से बड़ी ऊंचाइयों को ऐसा इंसान छू जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा योग बनता है। बट अगेन दोस्तों, महादशा बहुत इंपॉर्टेंट है। महादशा पे मैंने वीडियो भी दी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में लास्ट वीडियो है महादशा के ऊपर, आप ज़रूर देखिएगा उसे, तो उसको ज़रूर समझिएगा। बिकॉज महादशा जिसने नहीं समझा एस्ट्रोलॉजी में, उसने एस्ट्रोलॉजी को नहीं समझा। तो आप अगर आपके कुंडली में ऐसा योग है और आप कह रहे हो कि मेरे को ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जीवन में, मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, तो दोस्तों उस प्लैनेट की दशा आनी बहुत ज़रूरी होती है। और जैसे मैंने कहा 6वें 8वें का स्वामी भी है अगर आपकी कुंडली में, जैसे कि शुक्र का मैंने कंडीशन बताया, 6वें के स्वामी भी हैं। अब वो भाग्य भाव के स्वामी जो सूर्य है उसके साथ वो एक्सचेंज भी कर लेते हैं, तो भाग्य को थोड़ा सा हानि पहुंच रही है। हालांकि पैसा संपत्ति देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत भाग्य से इंसान परेशान रहेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, धर्म अर्थ और काम के बीच में जो आज के जीवन की परिभाषा में बताऊं तो अर्थ और काम, हर इंसान क्या चाहता है, अर्थ और काम ज़्यादा, जो भौतिक जीवन जो इंसान जी रहा है, जो विलासिता की जीवन आज के जिंदगी जो लोगों की चल रही है, उसमें मैं कहूँगा जब ये अर्थ और काम के बीच में जब ये एक्सचेंज होगा तो बहुत शुभ है। या तो फिर ये धर्म यानी पहले 9वें पहले 5वें, ये ऐसा कुछ एक्सचेंज है तो बहुत शुभ मानिए इसे। अब बात करते हैं इसकी, थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग में कर देता हूं आपके लिए। ये जब भी आप एक्सचेंज देखें दोनों का, तो आप ये भी जरूर देखें, जैसे कि मैंने आपको पहला एग्जांपल जो दिया था, यानी कि शुक्र चले गए दूसरे भाव में और शनि चले आए 11वें भाव में। दूसरे का स्वामी 11वें में आ गया, यानी 7 नंबर जहां है वो 11वां भाव, वहां पे आ गए। और शुक्र चले गए दूसरे भाव में जहां पे 10 नंबर लिखा हुआ है शनि की राशि में। तो यहाँ पे भी दोनों ने एक्सचेंज किया। अब यहाँ पे नक्षत्र आप जरूर देख लीजिएगा। जैसे जो शुक्र देवता कैप्रिकॉन में गए हैं, तो कैप्रिकॉन में जो नक्षत्र दोस्तों पड़ेंगे वो सूर्य, चंद्र एवं मंगल के पड़ेंगे। तो अगर वो सूर्य के नक्षत्र में होंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर वीनस यहाँ पे मैं कहूँगा, यानी कि ये ध्यान दीजिएगा कि नक्षत्र जो है 8वें या 12वें का ना पड़े, बस 8वें या 12वें का स्वामी। जैसे कि चंद्र के नक्षत्र में अगर जो भी प्लैनेट आपकी कुंडली में बैठा होगा, कोई भी प्लैनेट हो, या फिर मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसकी महादशा अंतरदशा चलेगी तो वो थोड़ी परेशानी देगी। उसी तरह से मैं कहूँगा जब भी आप ये एक्सचेंज का जो ये पावर आप देखें, तो उसमें आप नक्षत्र को जरूर, कभी भी नक्षत्र को इग्नोर मत कीजिए। 8वें और 12वें के नक्षत्र में अगर ये एक्सचेंज होने के बाद, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, शुक्र मान लीजिए चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे, क्योंकि मकर राशि में चंद्रमा का नक्षत्र भी पड़ता है, श्रवण नक्षत्र पड़ता है उनका। तो अगर श्रवण नक्षत्र में जाके शुक्र देवता बैठ गए हैं, और तो यहाँ पे क्या हो गया, शुक्र देवता ने 8वें से भी संबंध बना लिया, क्योंकि चौथे का चंद्रमा जो है 8वें का स्वामी, 4 नंबर देख सकते हैं आप 8वें भाव में आपके। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इस योग को थोड़ा सा मैं कहूँगा, ये कहते हैं ना, इसकी 30 to 40% एनर्जी को कम कर देता है, मैं कहूँगा। ये मेरा अपना अनुभव है, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। बाकी सब अपने हिसाब से लगा सकते हैं, बिकॉज योग तो ऐसे ही मेंशन है। मैं कुंडलियों को देखने के लिए जो परिवर्तन राजयोग जो कहा जाता है वो इसी को कहा जाता है। लेकिन इसको फाइन ट्यून अगर आपको करना हो तो जैसे मैंने आपको बताया, नक्षत्र को देखिए, 8वें और 12वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में वो ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ फिर किसी अच्छे वीडियो के साथ। नमस्कार।